हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने अकाउंट्स की प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि भैया व्हाट आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कितने यूजर्स होते हैं और अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है। और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में अपन ने डिफरेंस समझा था। ठीक है। और अकाउंटिंग के फादर कौन है इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अकाउंटिंग हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, ल्यूकस पेकियोली। ठीक है। ने क्या है बुक कीपिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी बुक्स लिखी थी और उन्हीं की बुक्स के बेसिस पे बहुत सारे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी बने, इसलिए इनको अपन फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब जो अपन अकाउंटिंग डेटा कलेक्ट करते हैं, अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्या करा था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा देखा था। अब अपन जो अकाउंटिंग डेटा कलेक्ट करते हैं उसका यूज़ क्या क्या हो सकता है वो यूज़ देखते हैं। सबसे पहला होता है मेजरिंग ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, कि भैया बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। यूजुअली क्या होता है, जो भी अपन अकाउंट बनाते हैं तो बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि भैया बिजनेस नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। तो मैंने बिजनेस में भी, बिजनेस का जब अपना एक चैप्टर चल रहा था तब भी मैंने एक चीज़ बताई थी, बीइंग बिजीनेस इन समथिंग इज नोन एज द बिजनेस। ठीक है। इफ़ यू आर बिजी इन समथिंग इज नोन एज द बिजनेस। तो भैया आप अगर बिजी हो और कंटिन्यूस बिजी हो तो वो बिजनेस कहलाता है। खाली एक ट्रांजैक्शन को अपन बिजनेस नहीं बोलते। तो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भैया वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लेकिन बिजनेस में भैया मेरे को कुछ ना कुछ एविडेंस तो चाहिए जिससे मैं देख सकूं कि भैया बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अकाउंटिंग बनाता हूँ। और यूजुअली अकाउंटिंग कितने साल की, कितने टाइम पीरियड की होती है, साल भर की होती है। कि मैं हर साल के एंड में अपने बिजनेस का प्रॉफिट चेक कर लेता हूँ, भैया प्रॉफिट है कि लॉस में मैं जा रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद है फोरकास्टिंग फ्यूचर टारगेट्स। अब भैया मैं करंट बिजनेस प्रोसेस को देख के, करंट बिजनेस परफॉर्मेंस को देख के क्या कर सकता हूँ, फ्यूचर का टारगेट प्रोसेस कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे कि भैया अगर सपोज करो एक बहुत छोटे से लेवल पे एक बिजनेसमैन को ले लेता हूँ कि भैया एक छोटा सा हाथ ठेला व्यापारी भी है। तो वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत अपने जो जिस हिसाब से वो गुड्स को सेल कर रहा है वो इतनी मतलब हाई लेवल अकाउंटिंग तो नहीं करेगा, लेकिन वो थोड़ी बहुत बुक कीपिंग करेगा और उसके बेसिस पे उसको पता चल जाएगा कि भैया मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट हो रहा है तो किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और किस चीज़ में कम लॉस हो रहा है, और क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ सेल हो रही है। तो वो उस हिसाब से क्या कर सकता है, फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकता है, फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर सकता है कि भैया फ्यूचर एक्टिविटी में किस हिसाब से करूँगा, किस टाइप के प्रोडक्ट को मैं ज़्यादा बेचूंगा, किस कौन से टाइप का प्रोडक्ट बिक रहा है तो मैं उस टाइप के प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करूँ। तो ये सब चीज़ कैसे पता चलती है, अकाउंटिंग डेटा से। हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन, डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट का, जो भी बिजनेस का मैनेजर है उसको मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि भैया क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, किससे फ़ायदा है किससे नुकसान है, वो सब चीज़ें बताता है, जिससे डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। रेक्टिफाइंग द ड्रॉबैक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के ड्रॉबैक्स को रेक्टिफाई करना। यदि आपकी परफॉर्मेंस में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ खामियां हैं, उसको दूर करना। आप उसको कैसे आप दूर करेंगे और उसको आप दूर मतलब किस तरीके से उसको आप रेक्टिफाई कर देंगे, हटा देंगे अपने बिजनेस परफॉर्मेंस से, जिससे आपका बिजनेस क्या करे, ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर पाए। तो उसको भी रेक्टिफाई करने में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे रेक्टिफाई कर पाएंगे, यदि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है और मुझे मालूम ही नहीं है कि वो प्रॉब्लम है तो मैं उसको कभी भी दूर नहीं कर पाऊंगा। बट अकाउंटिंग डेटा क्या करता है, आपको ड्रॉबैक्स बता देता है कि आपकी परफॉर्मेंस में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों आप प्रॉफिट में नहीं हो, क्यों आप लॉस में जाते जा रहे हो। ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, अब आपको प्रॉब्लम मालूम है तो अब आप उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर सकते हो। नहीं तो जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं मालूम तब तक आपकी जितनी भी आप कोशिश करते रहो प्रॉफिट अर्न करने की, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया कहाँ गलती हो रही है और मैं लॉस में क्यों जाता जा रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लाइंग लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे टैक्स असेसमेंट हो गया या आपका सेल्स टैक्स हो गया और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके लिए क्या करता है, आपको हेल्प करता है। ठीक है। जैसे कि भैया आपको टैक्स पे करना है, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन यू हैव टू पे द टैक्स। अगर आप टैक्स पेइंग लिमिट में आ रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब भैया आप कितना टैक्स पे करेंगे वो काय पे पता चलेगा, आपके प्रॉफिट पे पता चलेगा। और प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा आपको, अकाउंटिंग डेटा से, कि भैया मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ। इफ़ यू आर इन प्रॉफिट and if you are in the limit of the income tax department that you have to pay the income tax, then you have to assess the tax. तो टैक्स काय पे असेस करेंगे, प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट आपको कहाँ से पता चलेगा, अकाउंटिंग डेटा से ही पता चलेगा। ठीक है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज को भी पूरा करने में आपको हेल्प करता है। ठीक। फिर उसके बाद है एसेंशियल ऑफ रिलेवेंट एंड रिलायबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या है कि भैया एक रिलेवेंट, भरोसेमंद और रिलायबल, ठीक है, एक सही और भरोसेमंद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या नेसेसिटीज़ होती हैं, एक अकाउंटेंट को क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, तब उसके अकाउंटिंग डेटा को अपन कह सकते हैं कि भैया ये रिलेवेंट अकाउंटिंग डेटा है, इसके ऊपर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है। सबसे पहला होता है टाइमलीनेस। ठीक।
जैसे कि अपन ने पहले भी इसकी जब अपन ने अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन देखा था, तो अकाउंटिंग करने की नीड ही थी कि भैया बिकॉज ऑफ द सबसे बड़ी नीड क्या थी कि ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड मेमोरी होती है। ह्यूमन माइंड की मेमोरी की कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो ट्रांजैक्शन को ज़्यादा समय तक याद रख पाना किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइमलीनेस क्या सजेस्ट करता है कि भैया ट्रांजैक्शन को आप टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करते रहो। मतलब जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही उसको बुक कीपिंग में रिकॉर्ड कर दें। तो अगर आप उसको तुरंत रिकॉर्ड कर देंगे तो हो सकता है उसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। यदि आप उसको कुछ समय बाद रिकॉर्ड करेंगे, चलो ठीक है, आज मैं दिन भर मैं सोच रहा हूँ कि चलो आज मेरे को अकाउंटिंग तो करना ही है, आज मेरा बिजनेस ज़्यादा चल रहा है तो मैं आज दिन भर अकाउंट गुड्स को सेल आउट कर देता हूँ, बाद में इकट्ठा लिख लूँगा। तो इसमें चांसेस हैं गलती होने के। क्यों? क्योंकि हो सकता है रात तक आप को ये तो मालूम हो कि हाँ मैंने पर्टिकुलर पर्सन को ये चीज़ सेल आउट की थी, बट आप अमाउंट भूल जाओगे कितनी अमाउंट में, या मेरे को कितने रुपए उससे लेना है, या कितने रुपए का माल मैंने उसको बेचा था। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भैया टाइमलीनेस की किसी भी अकाउंटेंट के लिए, कि भैया जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर हो वैसे ही वो उस ट्रांजैक्शन को बुक कीपिंग में रिकॉर्ड कर ले। तो ये चीज़ होती है काय की टाइमलीनेस की। ठीक, फिर उसके बाद है बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। बेनिफिट एंड कॉस्ट के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना रहा है आपका। बेनिफिट आपको मालूम ही है क्या होता है, प्रॉफिट्स वगैरह, और कॉस्ट आपकी जो कॉस्ट है। ठीक है, इफ द बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज दे विल बी मीनिंगलेस। ठीक है, अब जैसे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में गेन कर रहा हूँ, उससे जो भी मेरे को बेनिफिट हो, एक्स वाई जेड जो भी बेनिफिट हो, वो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए जितनी भी उस पर कॉस्ट लग रही है उसके इक्वल हो, या उससे ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिले, तो ही तो वो मेरे काम की है। यदि सपोज करो मेरे को 10 रुपए का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से फायदा हो रहा है, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करने के लिए मैंने 20 रुपए का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैंने 20 रुपए का खर्चा कर दिया, तो मेरे लिए वो तो इन्फॉर्मेशन मीनिंगलेस ही हो गई, क्योंकि मैं और 20 रुपए लॉस में चला गया, 10 रुपए, सॉरी 10 रुपए और लॉस में चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बैलेंस इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक अकाउंटिंग की अगर अपन बात करें तो एक अकाउंटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या अपन उसको ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, कि अकाउंटिंग का ड्रॉबैक क्या है कि भैया वो खाली क्वांटिटेटिव चीज़ों पे डील करता है, क्वालिटेटिव चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी मेंटेन होनी चाहिए, जैसे प्रोफेशनल जजमेंट इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, हैंस बैलेंस इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी मेंटेन। अब जो अकाउंटेंट है वो अपने कंसेंट को यूज़ करके, अपने दिमाग को यूज़ करके जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक एक अकाउंटिंग डेटा में होना चाहिए उसको प्रॉपर मेंटेन करे। अब वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं वो अपन आगे इसी में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन तो भैया बहुत ज़रूरी बात है कि भैया जो चीज़ जैसी हुई है उसको वैसे ही शो करें, उसको मैनिपुलेट ना करें। यदि अकाउंटेंट उसको मैनिपुलेट कर देगा तो अकाउंटिंग करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, अगर वो जाहिर अगर लॉस हो रहा है और वो उसको प्रॉफिट शो कर दे तो भैया अकाउंटिंग करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि अपने को जो ड्रॉबैक है ड्यू टू लॉस, लॉस हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर ड्रॉबैक है। तो जब तक आपको ड्रॉबैक पता ही नहीं चलेगा तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब वो रेक्टिफाई कर ड्रॉबैक पता करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपके अकाउंटेंट जो है, जो भी अकाउंटिंग कर रहा है, वो क्या करे, ट्रू और फेयर प्रेजेंटेशन करे डेटा का। ठीक है, जैसा ट्रांजैक्शन हुआ है एज इट इज उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप्स क्या क्या होती हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के रिलेटेड क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होता है भैया, आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज पता चल जाती है, जिससे आप फर्म की लिक्विडिटी को मैंने बता सकते हैं कि भैया फर्म कितनी लिक्विडेट है आज के टाइम में, सॉल्वेंट तो नहीं है वो। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंसर्न की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पता चल जाता है कि भैया कंसर्न के पास किस तरीके से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरीके से वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहा है, वो सब चीज़ें। ठीक, फिर उसके बाद है आपका लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। किसी भी फर्म की लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पता चलती है कैसे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। अब लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी होता क्या है, ठीक है, बार बार ये टर्म आ रहा है तो इसको समझ ही लेते हैं। ठीक है, अब लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि भैया यदि कोई भी फर्म की लायबिलिटी और असेट्स, ठीक है, लायबिलिटी और असेट्स इक्वल हैं, तो अपन कहते हैं कि हाँ भैया ये फर्म जो है ये जितनी भी लायबिलिटी है उसकी पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट दिस फर्म इज सॉल्वेंट फर्म। ठीक है, लेकिन यदि लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं और असेट्स कम हो जाते हैं, मतलब अब वो पूरे असेट्स को बेच भी देगा तो भी वो अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगा, या उसकी फ्यूचर अर्निंग प्रेडिक्ट करते हैं तो फ्यूचर अर्निंग को प्रेडिक्ट करते हुए भी अपन उसकी लायबिलिटी की रीपेमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसी फर्म को अपन क्या कह देते हैं, इंसॉल्वेंट फर्म कह देते हैं। ठीक है, तो अपन इसको अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कहें तो अपन कहते हैं दिवालिया घोषित कर देना। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होती हैं लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। अब वो पता कहाँ से चलता है भाई,
आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से आपको पता चल गया तो उसका यूज़ क्या होता है कि भैया जब आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना है, कोई भी बैंक से आप लोन लेने जाते हैं तो वो क्या मांगते हैं आपसे, आपकी फर्म के अकाउंटिंग डेटा मांगते हैं, भैया आपकी अकाउंटिंग डेटा बता दीजिए। तो उसमें क्या होगा, जो भी बैंक आपको लोन दे रही है तो उसको क्या मिलेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की नॉलेज मिल जाएगी। तो उसको ये एक सुनिश्चित कर सकती है वो ये चीज़ को कि भैया जो भी मैं लोन इस पर्टिकुलर पर्सन को दे रहा हूँ या पर्टिकुलर फर्म को दे रहा हूँ वो मेरे को रीपे कर पाएगा। यदि वो रीपे नहीं कर पाएगा तो बैंक उस चीज़ में लोन नहीं देती, उस पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशन एंड फंक्शन। अब प्रोडक्ट ऑपरेशन और फंक्शन के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि भैया पर्टिकुलर चीज़ में कितनी कॉस्ट लग रही है मेरी, ठीक है, कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, उस चीज़ के ऊपर जो काम हो रहा है उसमें कितना खर्चा हो रहा है, वो सब चीज़ों को अपने को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हो जाती है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और ऑपरेशन और फंक्शन। फिर है रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के रिलेटेड क्या क्या होती हैं, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, स्टाफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब इन सब की अपन डिटेल में स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सोशल इफेक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन से सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती हैं कि भैया जो मैं बिजनेस जो एक्टिविटी कर रहा हूँ वो किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, अपर क्लास बिजनेस के अपर क्लास सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है कि लोअर क्लास सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो अपन उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सोशल इफेक्ट ऑफ अ बिजनेस डिसीजन। ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इन्वायरमेंट के लिए क्या आपको बिजनेस बेनिफिशियल है कि नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक है। अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का या किसी भी फर्म का कि भैया जो जिस भी सोसाइटी में वो बिजनेस कर रहा है वो सोसाइटी का एनवायरनमेंट को क्या रखे, वो क्लीन रखे और उस सोसाइटी के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते रहे। ठीक है। तो वही चीज़ अकाउंटिंग के थ्रू अपने को पता चलता है कि भैया वो सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सोसाइटी को मतलब एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, वो सब चीज़ें अपने को उस अकाउंटिंग से पता चलती हैं, उस इन्फॉर्मेशन से पता चलती है। ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जितने आपके पास वर्कर्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स आपके लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको अपन ह्यूमन रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे लेबर, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, वेज, हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है। अब बात आ गई वही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। किसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं भाई, सबसे पहली होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ये चार कैरेक्टरिस्टिक यदि किसी भी अकाउंटिंग में है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, क्वालिटी चेक्ड है। ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब अकाउंटेंट इस तरीके से उसको रिकॉर्ड करे कि भैया कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उस चीज़ को समझ सके, मतलब जो उसको भी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज है तो वो उस चीज़ को समझ सके, या जो भी उसके यूज़र हैं वो उस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है। रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब भरोसा, मतलब आप उस पर्टिकुलर टास्क को रिलेट करते हुए, मतलब कहते हैं अपन बिल्कुल सही चीज़ उसमें रिकॉर्ड करिए। ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ उसको वेरीफाइबल करा है, वेरीफाई किया है उस ट्रांजैक्शन को किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से, जैसे वाउचर से, बिल से, कि भैया वो ट्रांजैक्शन को मैं मिला सकूँ, रिलेवेंट कर सकूँ कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन लिखा है वो सही ट्रांजैक्शन है कि नहीं, मतलब कुछ ना कुछ एविडेंस उसमें है। रिलायबिलिटी जिस पे मैं भरोसा कर सकूँ, और कंपेरेबिलिटी जिसको मैं पास्ट परफॉर्मेंस के साथ या कोई उसी टाइप के कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकूँ। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ही कब है, जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ। ठीक है। तो किसके साथ कंपेयर करूँगा, खुद की पास्ट परफॉर्मेंस के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, या मेरे जैसा कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है जो उसी टाइप का बिजनेस कर रहा है, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके परफॉर्मेंस के साथ भी उसको कंपेयर कर सकता हूँ, ताकि मैं पता कर सकूँ कि भैया मैं बेनिफिट कंडीशन में हूँ कि वो बेनिफिशियल कंडीशन में। ठीक है। तो जिससे अगर मेरे में कोई खामी हो तो मैं उसको सुधार सकूँ। ठीक। फिर उसके बाद इसकी डीलिंग दी हुई है, उसको आप समझ पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग दी है। अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या होती हैं, अकाउंटिंग की 4 ब्रांचेस होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो फाइनेंस में आपको हेल्प करती है, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करने में जो अकाउंटिंग होती है उसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। तो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, भैया कितनी कॉस्ट आपकी लग रही है कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने में, उसकी रिगार्डिंग आपको यदि जो अकाउंटिंग हो रही है, सपोज करो कि भैया मैं खाली उसमें कॉस्ट ही कॉस्ट लिख रहा हूँ ताकि मेरे को पता चल जाए कि इस चीज़ को प्रोड्यूस करने में या इस स्लॉट को प्रोड्यूस करने में मेरी कितनी कॉस्ट टोटल खर्चा हुआ है, तो और उसके रिगार्डिंग मैं आगे डिसीजन ले सकूँ, तो ऐसी अकाउंटिंग को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजर के लिए काम आए डिसीजन लेने में, वो अकाउंटिंग को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती हैं,
वो अकाउंटिंग जिसका सोसाइटी की मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि एक बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एक बिज़नेस की इंपॉर्टेंस होती है कि वो भैया सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सोसाइटी के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो वो अकाउंटिंग जो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करे उसको अपन बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है। अब सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के सिस्टम होते हैं। अब इसमें 3 सिस्टम होते हैं, जैसा कि आपका पहला है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको अपन हिंदी में अगर मैं और बोलूँ तो महाजनी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें पूरी जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो क्या होता है, नेटिव लैंग्वेज में होता है, इंडिया की नेटिव लैंग्वेज में होता है, इसलिए इसको इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। बाकी ये होता डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ये। ठीक है, आया समझ में। जैसे अगर मैं सपोज करो एमपी में हूँ तो एमपी में क्या है, नेटिव लैंग्वेज एमपी की हिंदी है, तो मैं इधर पे ट्रांजेक्शन कायम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र की नेटिव लैंग्वेज मराठी है, तो वो मराठी लैंग्वेज में अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसी अकाउंटिंग को बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और महाजनी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम भैया साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है ना। इसको साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं और ये दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। जाहिर सी बात है, देखें आप यदि कोई भी चीज़ मार्केट में परचेज करने जा रहे हैं तो उसके 2 एस्पेक्ट क्या होंगे। पहला एस्पेक्ट होगा कि भैया आपने यदि 10 रुपए की पेंसिल भी खरीदी या पेन भी खरीदा तो आपके लिए 2 एस्पेक्ट क्या होंगे कि आपके पास से 10 रुपए जाएंगे और 10 रुपए का पेन आपके पास आएगा। और बिजनेसमैन के लिए 2 एस्पेक्ट क्या होंगे कि भैया उसके पास 10 रुपए आएंगे और 10 रुपए का पेन उसके पास से जाएगा। ठीक है, तो ये हर ट्रांजैक्शन के साथ अप्लाई होता है। तो क्या होता है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। अगर आप दोनों एस्पेक्ट को प्रॉपर्ली सही तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो उसको साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जनरली सोल प्रोप्राइटर, जो छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं ना, जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, सिंगल पर्सन जो पूरा का पूरा बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वो लोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि भैया जो दूसरा एस्पेक्ट होता है ट्रांजैक्शन का उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब इसमें ज़्यादातर पर्सनल एस्पेक्ट को रखा जाता है और जो रियल एस्पेक्ट होता है उसको निकाल देते हैं। जैसे मैंने किसी को 10 रुपये का माल बेचा, तो मैंने जिसको 10 रुपये का माल बेचा है, 10 रुपये का गुड्स बेचा है, वो 10 रुपये मैंने क्रेडिट के फॉर्म में लिख दिए कि मेरे को उससे 10 रुपये लेना है। ठीक है, तो मैं उसका 10 रुपये का क्रेडिटर हो गया, वो मेरा डेटर हो गया। बस मैंने उसको क्या बेचा, मेरे पास से क्या गया, वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करता। ये हो जाती है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम में क्या होता है भैया, अकाउंटिंग खाली कैश के फॉर्म में होती है। खाली वही ट्रांजैक्शन लिखाते हैं जो ट्रांजैक्शन कैश में हुए हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होते। तो ये भी डबल एंट्री के बेसिस पे होता है। बट ये ट्रांजैक्शन, ये जो कैश सिस्टम होता है, ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसके अंदर थोड़ा बहुत क्रेडिट ट्रांजैक्शन ना होता हो। ठीक है, यदि आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन को नेग्लेक्ट ही कर देंगे तो आपका एक्चुअल असेसमेंट नहीं हो पाएगा कि भैया फर्म ने कितनी सेल करी है या कितने फर्म का प्रॉफिट है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका सेकंड चैप्टर देखेंगे। सेकंड चैप्टर क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग के क्या अजम्पशन है, प्रिंसिपल्स हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, बाय।